नमस्कार, मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने किस सवाल पर पूरी क्लास को छोड़ा था और उसका सही जवाब क्या है। आइए जल्दी से आगे बढ़ें। उसके पहले एक बार फिर मैं बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा आईडी और मेरे टेलीग्राम आईडी का पता है अमृत उपाध्याय 007। दोनों अमृत उपाध्याय 007 है। इस पर आपको पीडीएफ मिलती है, तो चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बैच 3 शुरू हो गया है। सामान्य अध्ययन हिंदी में फाउंडेशन कोर्स का तीसरा बैच शुरू हो गया है। शुरू होगा कब से? 3 अप्रैल से। शाम 6 बजे ही इसकी टाइमिंग है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, साथ में सीसेट और करंट अफेयर्स के लिए भी इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं। और ये लाइव फाउंडेशन बैच है, यानी लाइव कक्षाएं होंगी शाम 6 बजे। अगर आप अमृत लाइव कोड यूज करेंगे तो 18,999 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। इसके ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है? सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। आइए, पिछले हफ्ते मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चा में रहे स्थान: बाखमुत देश फ्रांस, लाचीन कॉरिडोर यूक्रेन, कोबाने सीरिया, ब्लांटायर मोजाम्बिक। ये सब चर्चा में रहे स्थान हैं और यूपीएससी आजकल इसी तरीके से सवाल पूछता है। आपको बताना था कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। बाखमुत दरअसल यूक्रेन और रशिया वॉर में इस समय खूब चर्चित है और आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक भी आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे तो बाखमुत के बारे में जानते होंगे। डोनेत्स्क इलाके में बाखमुत पड़ता है। ये डोनेत्स्क क्षेत्र है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा अगर, तो ये जो मैंने घेर दिया है इसको क्या कहते हैं? डोनेत्स्क। ये भी बहुत चर्चित है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, यहां बगल में लुहांस्क है। ठीक है। ये नदी आपको बताने की जरूरत है, ये कौन सी नदी है? मैंने बहुत बार अपने एपिसोड्स में बताया है इसको। यूक्रेन को तो हमने काफी अच्छे से कवर किया है। तो डोनेत्स्क एरिया में बाखमुत जगह है और बाखमुत जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, रणनीतिक क्षेत्र है, इस वजह से। दूसरा, सॉल्ट और जिप्सम की माइनिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सॉल्ट और जिप्सम की क्या होती है? माइनिंग होती है यहाँ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपको पता है, रणनीतिक क्षेत्र होने की वजह से भी इंपॉर्टेंस है। सॉल्ट जिप्सम की माइनिंग होती है। साथ में ये यूक्रेन के हिस्से में जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें से भी एक है। तो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में इस जगह पर कब्जा जमाने के लिए, यूक्रेन कब्जा बचाने के लिए, रूस कब्जा जमाने के लिए भीषण, अब तक की सबसे भीषण जंग अभी चल रही है बाखमुत को लेकर, और ये लगातार खबरों में बना हुआ है। डोनेत्स्क का क्षेत्र में है। ठीक है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है बाखमुत फ्रांस, तो ये गलत हो गया। क्या होगा? यूक्रेन होगा। दूसरा है लाचीन कॉरिडोर, जो कि दे रहा है यूक्रेन। देखिए, लाचीन कॉरिडोर कहां है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, नागोर्नो काराबाख। ठीक है। नागोर्नो काराबाख ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, यही डिस्प्यूटेड एरिया है नागोर्नो काराबाख का। किसके किसके बीच में है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ठीक है। इसके बारे में भी हमने पहले बातचीत की है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया जो नागोर्नो काराबाख है, इसी में लाचीन कॉरिडोर है। देखिए इस मैप पर समझिए, लाचीन कॉरिडोर जो है वो ये वाला एरिया जो है वो लाचीन कॉरिडोर का पार्ट है। अब समस्या ये है कि लाचीन कॉरिडोर पर अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स ने कब्जा जमा रखा है दिसंबर से ही। ठीक है। और लाचीन कॉरिडोर से होकर जो रास्ता जा रहा है वही आर्मेनिया और काराबाख के बीच एकमात्र कनेक्शन का रूट है। उस पर कब्जा किसका है? अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स का है। ठीक है।
तो आर्मेनिया को काराबाख तक सप्लाई करने के लिए, जाने के लिए एकमात्र रूट है जिस पर इस समय दिसंबर से ही नियंत्रण अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स का है। अब यहां एक दिख रहा है न्यू रूट, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काराबाख के लोगों के पास साजो सामान पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है और ये डिस्प्यूटेड एरिया में लाचीन कॉरिडोर जो है ये फेमस हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन में दे रहा है यूक्रेन, तो क्या होगा? ये भी गलत होगा। फिर है कोबाने, सीरिया। कोबाने में आंतरिक सुरक्षा को लेकर, ठीक है, युद्ध की स्थिति को लेकर, वहां आंतरिक सुरक्षा, आतंकी घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कोबानी या फिर कोबाने, जो कि सीरिया में ही है, यहाँ एकदम सीमा पर। इस वाले मैप में अगर देखेंगे उत्तरी हिस्से में कोबानी या फिर कोबाने है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है और ऑप्शन में सीरिया दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल सही है। ब्लांटायर का जिक्र बहुत बार तब आया जब फ्रेडी चक्रवात का जिक्र आया। फ्रेडी चक्रवात को लेकर आपने खबरें पढ़ी होंगी और पिछले एपिसोड में हमने मलावी में देखा था कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा, 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं फ्रेडी चक्रवात के बाद आए बाढ़ से। तो ब्लांटायर जो जगह है इसके बारे में भी आपको जरूर कहीं ना कहीं जिक्र आया होगा। दक्षिण मलावी में जगह है ब्लांटायर, और ये वो शहर है जहां फ्रेडी चक्रवात की वजह से जो बाढ़ आई उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ये शहर हुआ है और इसलिए इसका नाम आया बहुत बार अखबारों में। ठीक है, तो मलावी में है, जबकि कह रहे हैं मोजाम्बिक, तो ये भी गलत है। तो इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कौन सा? केवल 3। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैक्सिको में अपहरण किया गया एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें बंदी बनाए गए करीब 350 प्रवासियों की मौजूदगी पाई गई। ये प्रवासी लोग ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर और इक्वाडोर से थे। ठीक, मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको का ये मैप है। मैक्सिको के अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो नॉर्थ में आपको दिखेगा यूएसए के साथ, ठीक है, और इस तरफ देखेंगे तो यहां ग्वाटेमाला है। अभी खबर में आपने देखा ना कि जो प्रवासी पकड़े गए हैं उसमें ग्वाटेमाला के लोग भी थे। और यहां ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है बेलीज। तो 3 कंट्रीज से बॉर्डर लगता है मैक्सिको का, यूएसए, यहां ग्वाटेमाला और बेलीज, 3 कंट्रीज से लगता है। अगर इसके पूर्व में देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और अटलांटिक महासागर में। तो पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर दिखेगा। और पश्चिमी हिस्से में देखेंगे तो एक और गल्फ दिखेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। 2 पेनिनसुला आपको दिख रहा है। एक पेनिनसुला यहां दिख रहा है, ठीक है, बाजा पेनिनसुला, और दूसरा युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये युकाटान पेनिनसुला है। मैक्सिको की खाड़ी युकाटान पेनिनसुला से ही लगी हुई है। ठीक, इसके अलावा देखें तो मैक्सिको में अगर कुछ माउंटेन रेंज देखें तो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये है सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब पूर्वी, ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिमी। तो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, और सिएरा माद्रे डेल सुर, ये, और बीच में सेंट्रल प्लेटू, केंद्रीय पठार। ठीक है, तो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और इधर
सियरा माद्रे डेल सुर दक्षिण में, साथ ही बीच में क्या हो गया, सेंट्रल प्लेटू। तो ये हो गया मैक्सिको की बात। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि कर्क रेखा इसको लगभग बीच से काटती है मैक्सिको को, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केप फ्लोरिस्टिक रीजन मैक्सिको, सुंडालैंड इंडोनेशिया, ये सब क्या हैं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। दुनिया भर में अलग अलग हॉटस्पॉट्स हैं बायोडायवर्सिटी के। केप फ्लोरिस्टिक रीजन मैक्सिको, सुंडालैंड इंडोनेशिया, मेडेरियन पाइन ओक वुडलैंड्स अमेरिका, सकलेंट कारू दक्षिण अफ्रीका। कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपको बताना है। केप जहां आ जाए वहां उम्मीद कीजिए कि बात कहां की हो रही है, साउथ अफ्रीका। तो केप फ्लोरिस्टिक रीजन जो कि हॉटस्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये इसमें सारे दुनिया भर के हॉटस्पॉट्स का मैप है। यहां पर जो है वो केप फ्लोरिस्टिक रीजन है साउथ अफ्रीका में, ठीक। उसके अलावा दे रहा है सुंडालैंड इंडोनेशिया, तो सुंडालैंड इंडोनेशिया में ही है, ठीक है, और हॉटस्पॉट है। तो ये सही है, सुंडालैंड इंडोनेशिया। केप फ्लोरिस्टिक रीजन मैक्सिको में ना होकर साउथ अफ्रीका में है। मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में देखेंगे तो मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स यहां है, अमेरिका में ही है, ठीक है, तो ये भी सही है। और सकलेंट कारू दक्षिण अफ्रीका, सकलेंट कारू दक्षिण अफ्रीका। तो 3 युग्म सही हैं, जबकि एक युग्म जो केप फ्लोरिस्टिक रीजन दिया हुआ था मैक्सिको, वो साउथ अफ्रीका होगा, तो वो एक गलत है। इसके अलावा इसमें आपको जरा सा नजर दौड़ाना है कि भाई दुनिया भर में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कॉकेसस, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, इंडो बर्मा, हिमालय हॉटस्पॉट में है, ठीक, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको, कैरेबियन आइलैंड्स, एटलांटिक फॉरेस्ट्स, ठीक है, ट्रॉपिकल एंडीज, इस तरह से आपको मिलेगा हॉटस्पॉट्स के नाम। अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखें, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, ये सब हॉटस्पॉट के नाम है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, केप फ्लोरिस्टिक रीजन जो कि साउथ अफ्रीका में है, इसलिए ये गलत है। सुंडालैंड इंडोनेशिया बिल्कुल ठीक है। मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका और सकलेंट कारू दक्षिण अफ्रीका। तो 3 युग्म इसमें सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आइए, इन दिनों ब्राजील का एक द्वीप बहुत चर्चा में है, इस द्वीप का नाम ट्रिनिडादी है। इसका उच्चारण अगर देखिएगा तो ट्रिनिडादी मिलेगा, लेकिन उच्चारण के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना, ठीक है। ठीक है, पिछले दिनों यहां ट्रिनिडादी में एक आइलैंड है, द्वीप है, ब्राजील का है। यहां प्लास्टिक कचरे से बना एक रॉक मिला है, मतलब प्लास्टिक से बना हुआ, कचरे से बना हुआ एक रॉक मिला है, चट्टान मिला है, और उसके टुकड़े मिले हैं। इससे पता चलता है कि ब्राजील के तट से करीब 1000 किलोमीटर दूर तक प्लास्टिक कचरे का प्रसार हो चुका है, क्योंकि ये जो द्वीप है ट्रिनिडादी, ये ब्राजील से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। और ये इस तरीके से मिला हुआ है, इस तस्वीर को देखिए, और ये पर्यावरणविदों में काफी चिंता का सबब बना हुआ है। देख रहे हैं, प्लास्टिक से बना हुआ रॉक। ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 कंट्रीज से सीमा साझा नहीं करता, अदरवाइज इसका एरिया इतना बड़ा है कि अगर सिर्फ इक्वाडोर को छोड़ दें, ये इक्वाडोर है, और चिली को छोड़ दें यहां, तो ये दक्षिण अमेरिका के सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए यहां से शुरू कीजिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना,
1 2 3 4 5, 5 कंट्रीज नॉर्थ में, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, 5 ये हो गए। इधर इक्वाडोर केवल नहीं है, बाकी पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। अर्जेंटीना देखने में नहीं लगता कि सीमा साझा करता है, लेकिन थोड़े से के लिए सीमा साझा करता है। तो क्या क्या हो गया, 5 उधर और फिर 6 पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, यानी 10 कंट्रीज के साथ ये सीमा साझा करता है। और किन कंट्रीज के साथ नहीं करता है? चिली और इक्वाडोर। समझ गए? अब ब्राजील का जब मैप हम देखते हैं तो फिर यहां आपको दिखेगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है, पूर्वी हिस्से में। मध्य में देखेंगे मातो ग्रासो प्लेटू है, माटो ग्रासो पठार, ठीक है। इसी तरीके से अमेज़न का बेसिन दिखेगा उत्तरी हिस्से में। उत्तर पूर्व में जाएंगे तो अमेज़न रिवर का डेल्टा है, अमेज़न डेल्टा। उत्तर में ही गुयाना हाईलैंड्स है, गुयाना उच्च भूमि। ब्राजील किस तट से लगा हुआ है? अटलांटिक ओशन से, ऑब्वियसली साउथ अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है, ठीक है, अटलांटिक महासागर से। और ब्राजील का अगर विस्तार देखेंगे आप तो उत्तर में ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा काटती है और दक्षिण में इसको मकर रेखा काटती है, ठीक है। तो इतना बड़ा इसका विस्तार है। इसी तरीके से जैसे अमेज़न का बेसिन है वैसे मदिरा बेसिन है, यहां मदिरा नदी का बेसिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्राजील के बारे में जान सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हाल ही में त्रिंदाजी नाम का एक द्वीप काफी चर्चा में रहा है। इस द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पेरू के पश्चिम में प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अब पेरू का लोकेशन आपको ध्यान पर रहना चाहिए। इसका निर्माण ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर ग्रीन सी टर्टल की नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों यह एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, पेरू के पश्चिम में, और यह खबर आई थी, वाई हैव प्लास्टिक रॉक्स बीन फाउंड ऑन द रिमोट ब्राजीलियन आइलैंड ऑफ ट्रिनिदाद, ठीक है। देखिए इसी में आपका उत्तर भी है। Trinidad, a remote island formed as a result of volcanic activity, is located more than 1100 kilometers from mainland Brazil and is one of the world's most important conservation spots for green turtles. तो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पहली चीज कि ये पेरू के पश्चिम में नहीं है बल्कि ब्राजील के पूर्व में लगभग 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक द्वीप है जो ब्राजील का ही द्वीप है, त्रिनिदाद। दूसरी चीज कैसे बना हुआ है? वोल्केनिक गतिविधियों से बना हुआ है। करीब करीब 3 मिलियन साल पहले वोल्केनिक गतिविधियों से यह द्वीप बना हुआ है। और तीसरी बात कि ये ग्रीन सी टर्टल के नेस्टिंग के लिए न सिर्फ ब्राजील में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हो गया भाई, ग्रीन सी टर्टल्स के नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। ग्रीन सी टर्टल्स को बोलते हैं चेलोनिया माइडास, मिडास। इसके अलावा ये कह रहा है
कि ऐसी प्रजातियां, ऐसे सी बर्ड्स जो नेटिव सी बर्ड्स हैं, जो केवल इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं, अटलांटिक में नहीं पाए जाते, जैसे ग्रेट फ्रिगेट बर्ड, त्रिनिदाजी पेट्रल, इनके होस्टिंग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा द सराउंडिंग्स रीजन ऑल्सो होस्ट स्पीसीज ऑफ शार्क, डॉल्फिन और कोरल्स। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीन सी टर्टल के नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, और त्रिनिदाजी पेट्रल और ग्रेट फ्रिगेट बर्ड जो इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं, यहां नहीं पाए जाते, ये भी यहां पर पाए जाते हैं, ये भी यहां होस्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कह रहा है पेरू के पश्चिम में। पेरू खुद पश्चिम में, और पेरू के पश्चिम में यानी प्रशांत महासागर की बात हो रही है, लेकिन है कहां पर? अटलांटिक महासागर में। ब्राजील के पूर्व में है, 1100 किलोमीटर के आसपास। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा, इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ है, यह बिल्कुल सही है। 3 मिलियन साल पहले इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ हुआ। यह वैश्विक स्तर पर ग्रीन सी टर्टल की नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, यह भी सही है। और ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ है, लेकिन यहां दिया गया है पिछले दिनों यह एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में था, यह गलत है। क्योंकि ये किस लिए चर्चा में है? प्लास्टिक रॉक की वजह से चर्चा में है। तो ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस 2 और 3 इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने केरल के खनन स्थानों पर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पता चला है कि जो रेयर अर्थ माइनिंग एरिया है, वहां से बहुत ज्यादा रेडिएशन हो रहा है। ठीक है। रेयर अर्थ माइनिंग एरिया से सीमा से अधिक रेडिएशन हो रहा है। हालांकि इससे अभी स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रहा है। किसकी बात हो रही है? केरल की। केरल की अगर सीमा की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 ही राज्यों से इसकी सीमा लगती है। केरल के पश्चिम में लक्कादीव सी है, लक्कादीव सागर, और क्या है? अरब सागर। ठीक है। उत्तर में देखेंगे तो कर्नाटका, यहां नीलगिरी हिल्स दिखेगा उत्तर में आपको, या कि उत्तर पूर्व में दिखेगा, केरल के उत्तर पूर्व में। नीलगिरी हिल्स जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे है, इसका लोकेशन है। इसी तरीके से पूर्व में देखेंगे तो अन्नामलाई हिल्स मिलेगा, और इसका पीक अनाईमुदी। दक्षिण में देखेंगे तो कार्डमम हिल्स मिलेगा। ठीक है। और केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण लेक हैं, झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? एक महत्वपूर्ण झील है वेम्बनाड लेक, ये वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब समुद्र से सटा हुआ है। यहां देख रहे हैं, समुद्र से इसका माउथ ओपन है, तो ब्रैकिश वाटर लेक है ये। इसी तरीके से अष्टमुदी लेक, अष्टमुदी यहीं लिख लीजिए। अष्टमुदी झील, ये भी ब्रैकिश वाटर है, इसका भी माउथ इधर खुला हुआ है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण झील है यहीं पर, जिसका नाम है सष्टमकोट्टा। ये हो गया अष्टमुदी झील, जिसका की माउथ खुला हुआ है समुद्र की तरफ, और यहां है सष्टमकोट्टा लेक, जो कि एक लैंडलॉक्ड लेक है। तो 3 लेक अगर हम देखें, वेम्बनाड लेक जो कि ब्रैकिश वाटर लेक है, अष्टमुदी लेक जो कि ब्रैकिश वाटर लेक है, और सष्टमकोट्टा लेक जो लैंडलॉक्ड लेक है, तो वो ब्रैकिश वाटर लेक नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों रामसर स्थल में
शामिल है। वेम्बनाड, ठीक है, सष्टमकुट्टा, अष्टमुदी। इसमें ये दोनों ब्रैकिश वाटर लेक और ये लैंडलॉक्ड है, लेकिन तीनों रामसर साइड्स। ठीक है, और ये जो कोस्ट है इसका, ये मालाबार कोस्ट कहलाता है। ज्यादातर जो कोस्ट का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? केरल का मालाबार कोस्ट कहलाता है। सवाल है कि आप केरल का भ्रमण करते हैं अगर, तो पाएंगे कि कुछ नदियां हैं जो एक बिंदु पर आकर समुद्र में मिलती हैं और सामान्यतः इनमें धारा प्रवाह नहीं होता अथवा बहुत कम होता है, लेकिन समुद्री ज्वार के समय में नदी में जल पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है जब ज्वार आएगा। तो केरल के अनोखे प्राकृतिक तंत्रों में शामिल यह भारत का सबसे गहरा आर्द्र भूमि पारितंत्र है। यह पारितंत्र 8 सुंदर पहाड़ियों से घिरा है और जहां आपको सदाबहार नारियल उपवन और पतली खजूर के वृक्ष दिखेंगे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस पारितंत्र के संबंध में सही है? सस्थमकोट्टा झील, अष्टमुदी झील, करिंगाचल झील या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखिए, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये ब्रैकिश वाटर के बारे में है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना कि समुद्र की तरफ खुला हुआ है। आप केरल का भ्रमण करेंगे, पाएंगे कि कुछ नदियां हैं जो एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, सामान्यतः उसमें धारा प्रवाह नहीं होता। जब ज्वार का समय आता है तो समुद्र से पानी पीछे की तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और ये वेटलैंड इकोसिस्टम है। 8 सुंदर पहाड़ियों से घिरा है, इन सबको छोड़ दीजिए। इसमें सस्थमकोट्टा हमने देख लिया, लैंडलॉक्ड है। अष्टमुदी झील के बारे में आपको पता है कि, और कूट लगाना नहीं है, अष्टमुदी झील के बारे में आपको पता है कि ये ब्रैकिश वाटर लेक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि सिर्फ अष्टमुदी झील ही है इसमें जो ब्रैकिश वाटर लेक है। करिंगाचल झील ये भी लैंडलॉक्ड है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बात ही हो रही है ब्रैकिश वाटर के बारे में। अब अगर आपको ये नहीं पता है करिंगाचल तो कोई बात नहीं है, लेकिन अष्टमुदी अगर पता है कि ये ब्रैकिश वाटर लेक है और बात ब्रैकिश वाटर की हो रही है तो उत्तर आपको पता है। ठीक है, ये अष्टमुदी लेक है और यहां इसका माउथ है। इसी तरीके से सष्टमकोट्टा लेक है यहां पर, जो कि लैंडलॉक्ड है, तो ये ब्रैकिश वाटर हो नहीं सकता है। ठीक है, और यहां पर करिंगाचल लेक है ये, जो कि इसी को कलिंगाचली लेक भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये भी लैंडलॉक्ड है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अष्टमुदी झील। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर में एक 300 मेगावाट के कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र के लिए फाइनेंस करेगी। साथ ही इसका निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू होगा, लेकिन इसे लेकर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध है। ग्वादर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका निर्माण चीनी कंपनी करेगी। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है? नैरोबी, डिजिबूती, वेनिस या फिर लिब्रेविले? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगले एपिसोड में जब हम आएंगे अगली क्लास में तो पहले इस प्रश्न को डील करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए। नमस्कार।